नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो रिटन एग्जाम मेंस का एग्जाम होने वाला है FSSAI का, उसमें हम लोग फास्टैग को डिस्कस करने वाले हैं आज, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद है कि क्वेश्चन यहां से एक पूछा जाना चाहिए। तो चलिए जरा फास्टैग को समझते हैं, क्या फास्टैग का रोल है, क्यों फास्टैग की आवश्यकता पड़ी है, और क्वालिटी कंटेंट में, क्वालिटी प्रोडक्ट में, क्वालिटी फूड में इसका रोल कितना अहम हो जाता है। इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आज। तो पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट करते चलिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को। सबसे पहली बात, अगर मैं फास्टैग के फुल फॉर्म की बात करूं तो ये क्या है? फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, यानी कि फूड सेफ्टी के लिए जो एक तरह की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन FSSAI प्रोवाइड करता है, यही है फास्टैग फॉर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। यानी कि ये किसके लिए है? ये फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हैं, या जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, इन सब के लिए एक तरह का ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है फास्टैग। क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, इसको भी हम आगे जरा समझते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो यहां पे नोट कर लीजिए। FSSAI रिकमेंड्स दैट ऑल लाइसेंस्ड फूड बिजनेस, यानी कि जिन फूड बिजनेस का लाइसेंस हो चुका है उनके लिए सर्टिफिकेशन अनिवार्य हो जाता है। क्यों आवश्यकता पड़ती है? मस्ट हैव एटलीस्ट वन ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर, यानी FSS की आवश्यकता यहां पे पड़ जाती है, और वो भी FSS कैसा? जो ट्रेंड हो और सर्टिफाइड हो। तो एटलीस्ट कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर होगा, कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर है, वो लाइसेंस्ड है, तो एटलीस्ट उसको वन फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की आवश्यकता पड़ेगी, उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो फास्टैग कर चुका होगा, और जिससे जो हेल्थ इश्यू पब्लिक जनरेट हो जाते हैं, पब्लिक के हेल्थ इश्यूज जनरेट होते हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं डिलीवर हो पाता है, उन सब की निगरानी के लिए, उन सब को रिड्यूस करने के लिए एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की आवश्यकता किसी भी लाइसेंस्ड फूड बिजनेस में या लाइसेंस्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर को होती है। अब देखिए, ये जो है फास्टैग, ये एवरी 25 फूड हैंडलर्स को प्रेमाइज करता है, यानी कि किस किस तरह के फूड हैंडलर्स हैं, उनके 3 लेवल होते हैं। बेसिक लेवल होता है, एडवांस लेवल होता है और स्पेशल लेवल होता है। इसको थोड़ा सा अभी 2 मिनट बाद समझते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि फास्टैग से कौन कौन से लोग एसोसिएट होते हैं। तो इनके ट्रेनिंग पार्टनर्स क्या होती हैं? एक तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसे FSSAI फास्टैग के थ्रू ट्रेनिंग कराता है। वैसे ही कुछ ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो इनके ट्रेनिंग पार्टनर प्रोग्राम में एसोसिएट होती हैं, और वो भी ट्रेंड और सर्टिफाइड फूड बिजनेस ऑपरेटर लाइसेंस्ड वालों को एक सुपरवाइजर प्रोवाइड करती हैं और उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाती हैं। तो पहला जो हमारा एसोसिएशन है वो किसके साथ होता है फास्टैग का? वो होता है ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ। और ट्रेनिंग पार्टनर्स, ध्यान रखिएगा, वो क्या होती हैं? हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, हैविंग कैपेसिटी ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन फूड सेफ्टी, यानी कि जिनके पास खुद नॉलेज हो और जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें फूड सेफ्टी की, वो ट्रेनिंग पार्टनर्स जो होते हैं वो FSSAI के साथ एसोसिएट होते हैं। दूसरे जो है वो है ट्रेनर्स। अब अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, चाहे वो FSSAI चला रही हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला रही हो, तो उनके अपने ट्रेनर्स होते हैं। तो ट्रेनर्स भी फास्टैग से रिलेट होते हैं, एसोसिएट होते हैं। डोमेन एक्सपर्ट्स विद एकेडमिक इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू गेट एसोसिएटेड अंडर फास्टैग, यानी ये डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, अपने अपनी फील्ड के एनालिस्ट होते हैं एक तरह से। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं ट्रेनीज, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग किसको दी जाती है? फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। अब फूड बिजनेस ऑपरेटर में ऐसा नहीं कि जो बड़े ऑपरेटर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं को, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। किस किस तरह की ट्रेनिंग होती है ये भी समझेंगे अभी आगे। तो ट्रेनिंग में क्या है? एनी पर्सन हु आर इन बिजनेस और इंटेंड टू बिकम इन्वॉल्व इन फूड बिजनेस, एनी स्टूडेंट और फूड प्रोफेशनल कैन बी सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर, यानी कि इनका एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है उसके थ्रू ये ट्रेनीज को ट्रेन करते हैं ताकि वो क्वालिटी कंटेंट पे काम कर सके, क्वालिटी प्रोडक्शन पे काम कर सके। कंटामिनेंट्स, एडिटिव्स, इन सब का बहुत ही ऐसा इनका इस्तेमाल होना चाहिए कि वो हेल्थ इश्यूज जनरेट ना कर पाए पब्लिक के लिए। क्वालिटी कंटेंट हो, हेल्दी फूड्स जनरेट हो, सेफ फूड जनरेट हो, ये सारी चीजें आवश्यक होती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि किस किस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और किस किस तरह से एसोसिएशन होता है। तो देखिए फास्टैग 3 तरह के प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। पहला हमारा होता है बेसिक प्रोग्राम।
दूसरा होता है एडवांस लेवल का प्रोग्राम, और तीसरा होता है स्पेशल केस प्रोग्राम्स। बेसिक प्रोग्राम में क्या करते हैं ये लोग? बेसिक प्रोग्राम में बेसिकली जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं इनको हम लोग, या इनको फास्टैग क्या करता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। वन एटलीस्ट ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड पर्सन इन एवरी फूड बिजनेस प्रेमिसेस, यानी कि एटलीस्ट एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर तो होना ही चाहिए। यही फास्टैग का एक, या एफएसआई का एक एम है कि जो भी फूड वेंडर्स हैं, चाहे वो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हों या फिर कोई बड़े मैन्युफैक्चरर्स हों, उन सब के पास एटलीस्ट वन ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड पर्सन तो होना ही चाहिए। तो बेसिक में हमारा क्या जाएगा? बेसिक में हमारा जाएगा स्ट्रीट फूड वेंडर्स, यानी कि फास्टैग इनको बेसिक प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और बेसिक में क्या सकते हैं? कैटरिंग का जो बिजनेस है ये भी बेसिक में आ सकता है। कैटरिंग का मतलब केवल ये नहीं कि रेस्टोरेंट्स वगैरह, कैटरिंग में ये भी आ सकता है कि जैसे कि कहीं फंक्शन वगैरह है, वहां पे कई सारे कैटरर्स का ग्रुप होता है, वो भी कैटरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इनके पास भी एक सर्टिफिकेशन या एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इनको भी पता होना चाहिए उसके बारे में, और ये ट्रेंड होने चाहिए। अब बेसिक में और क्या क्या सकते हैं? रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन भी बेसिक में आ सकता है। बेसिक में रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ सकता है। रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो सकता है जैसे कि बेकरी वाले हैं, ये सब भी इस बेसिक प्रोग्राम को, ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आगे अब अगर एडवांस लेवल की बात करें तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, इन दोनों में एडवांस लेवल की जो हमारी ट्रेनिंग है वो एप्लीकेबल होती है। यानी कि आपको ध्यान रखना होगा बेसिक में क्या क्या है? स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, कैटरिंग है, रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी बेसिक में आ सकता है। और एडवांस से अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ये दोनों ही क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग के, ये भी फास्टैग के एडवांस कोर्स का सर्टिफिकेशन इनके लिए लायबल है। अब स्पेशल केसेस की बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप नोट डाउन करिएगा। देखिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये फास्टैग के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आएंगे। मीट एंड पोल्ट्री, ये भी स्पेशल प्रोग्राम के तहत आएंगे। फिश एंड सी फूड्स, पैकेजिंग वाटर, ये इंपॉर्टेंट, इसको जरा ध्यान रखिएगा। पैकेजिंग वाटर जो है ये स्पेशल केस के अंतर्गत ट्रेन किया जाएगा। और ऑयलिंग और बेकरी, अब बेकरी में भी देखिए दो तरह से, रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी बेकरी हो सकती है, और बेकरी बेसिकली जो बड़े बेकर्स हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, वेनसांग्स वगैरह हैं, ठीक है, तो ये सब बड़े बेकर्स हैं, ठीक है। तो ये जितने भी बेकर्स हैं इस तरह के, ये सारे बेकर्स स्पेशल केसेस में भी ट्रेंड किए जाते हैं। और कुछ नॉर्मल बेकर्स हैं, जैसे कि जो छोटे मोटे बेकर्स हैं, उनको आप बोल सकते हैं नॉर्मल बेकर्स, उनका रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज होता है। तो तीन तरह के बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं। पहला कौन सा है? बेसिक, दूसरा है एडवांस लेवल का प्रोग्राम, और तीसरा है स्पेशल केस का प्रोग्राम। तो दो चीजें यहां पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जो मिल्क वेंडर्स हैं, वो सारे के सारे स्पेशल में आएंगे। मील एंड पोल्ट्री, फिश एंड सी फूड्स, ये स्पेशल ट्रेनिंग के तहत आएंगे। और वाटर पैकेजिंग, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के फास्टैग के अंतर्गत आएंगे। इन सबको फास्टैग स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ट्रेन करेगा। चलिए अब रोल जरा समझते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट डाउन करिए, काफी फैक्ट यहां से आपको मिल जाएंगे। जरा समझिए क्या है। सेक्शन 2.1.2 यानी कि चैप्टर 2 का 1.2 सेक्शन और चैप्टर 2 का 1.3 सेक्शन लिखा है। देखिए, चैप्टर 2 सेक्शन 2.1.2 एंड 2.1.3 ऑफ चैप्टर 2, एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर, ESP। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, इस टर्म को ध्यान रखिएगा। किस चैप्टर में है? सेकेंड चैप्टर में 2.12 एंड 2.13 सेक्शन के अंतर्गत क्या है? टाइटल, इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ FSS रेगुलेशन 2011, यानी FSS रेगुलेशन 2011 के अंतर्गत आता है इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर। क्या है इस बारे में जरा समझिए। अभी मैं हालांकि जो आपको मैं पहले भी वादा कर चुका था कि मैं आपको 12 चैप्टर्स का थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो 12 चैप्टर भी इसमें अब मैं इन्वॉल्व कर दूंगा अभी। तो सेक्शन 2.1.2 और 2.1.3 ऑफ चैप्टर 2, इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ FSS रेगुलेशन 2011 emphasizes the need of training for designated officers and food safety officers, यानी कि FSO के लिए और DO के लिए, इन दोनों के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम
किस सेक्शन और किस चैप्टर में निहित किया गया है? तो फास्टैग पहले समझ लीजिए, फास्टैग किसके अंतर्गत आ गया? सेक्शन 2 के अंतर्गत 2.12 और सेक्शन 2.13 के अंतर्गत इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर के अंतर्गत किसके? एफडब्ल्यूएस रेगुलेशन 2011 के, इसके अंतर्गत जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी आवश्यकता है किसके लिए? डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के लिए एंड एफएसओस के लिए। तो इसका उल्लेख 2.12 और 2.13 में किया गया है। आगे अगर सेक्शन 13(3)(h) की बात करें तो यहां पे क्या है? सेक्शन 13(3)(h) ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, अब ये एफएसएस एक्ट 2006 की बात कर रहा है। प्रेस्क्राइब्स दैट फूड अथॉरिटी शैल प्रोवाइड वेदर विद इन और आउटसाइड देयर एरिया ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फॉर पर्सन हु आर और इंटेंड टू बिकम इन्वॉल्व इन फूड सेफ्टी बिजनेस वेदर एज फूड बिजनेस ऑपरेटर और एम्प्लॉय और अदरवाइज। यानी कि देखो, सबसे पहली बात सेक्शन 2.12 और 2.13 में क्या बोला गया कि एक ट्रेनर ऐसा होना चाहिए जो ट्रेनिंग दे, और वो ट्रेनर क्या हो सकता है? एफएसओ हो सकता है और डीओ हो सकता है। लेकिन इनकी भी क्या है? इनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। यानी ये कैसे होनी चाहिए? ये ट्रेंड एंड सर्टिफाइड होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये तो ट्रेनर्स के लिए है और ये ट्रेनीज के लिए है। अब ट्रेनीज में कौन कौन से? फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हो सकते हैं, उनके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, या फिर कोई और जैसे कि नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल जो वेंडर्स वगैरह हैं वो भी हो सकते हैं, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन या रिटेल में काम आते हैं वो भी हो सकते हैं। और ये किसके द्वारा ट्रेनिंग लेते हैं? ये ट्रेनिंग डिवीजन इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और जो ट्रेनिंग देता है वो एफएसएस होता है, यानी कि फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होता है। चलिए, अब क्यों आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले तो मेन चीज दो है यहां पे, पब्लिक हेल्थ के लिए और दूसरा सेफ फूड के लिए। और एक बात अगर हम और बोल दें तो सेफ फूड से यहां पे क्या मतलब हो जाएगा कि जो क्वालिटी है उसमें कोई भी क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, यानी क्वालिटी कंट्रोल। ये तीन चीजों के तहत, यानी इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है, तब जाके हम किसी भी क्वालिटी फूड कंट्रोल की बात करते हैं और उनके प्रोसीजर्स की बात करते हैं, और तब जाके फास्टैग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत इन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। मेन चीज क्या है कि पब्लिक को हेल्थ इश्यू ना हो, दूसरी बात जो फूड डिलीवर हो रहा है वो फूड सेफ हो, और तीसरी बात क्वालिटी कंट्रोल के साथ हो। अब देखिए जरा कुछ बातें यहां पे इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट करते चलिएगा। ये आपका क्वालिटी कंट्रोल इन फूड इंडस्ट्री, ये इसमें भी आपका लिखने को आ सकता है, क्वालिटी कंट्रोल इन फूड इंडस्ट्री। इसके लिए भी आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि लिखने को आ जाए, तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कंट्रोल इन फूड इंडस्ट्री फोकसेस ऑन अडॉप्टिंग सेट ऑफ मेजर्स एंड सेटिंग क्राइटेरिया टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स। यानी जो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो मार्केट में आ जाते हैं, जिनको डायरेक्टली आप बाय करते हैं। तो क्वालिटी कंटेंट और जो क्वालिटी फूड है उसको मेजर करने के लिए कुछ सेट ऑफ मेजरमेंट्स रखे गए हैं, कुछ सेटिंग क्राइटेरियाज रखे गए हैं, जिनके अंतर्गत जो एंड प्रोडक्ट है वो मार्केट में सप्लाई किया जा सकता है। क्वालिटी चेक्स शुड बी अडॉप्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोक्योरमेंट टिल सर्विस और डिलीवरी। यानी कि सर्विस और डिलीवरी के टाइम पे क्वालिटी चेक्स भी होने चाहिए। Ensuring the quality is not just the responsibility of a single individual, मतलब क्वालिटी को चेक करना ये किसी सिंगल इंडिविजुअल की वो नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि अगर कोई भी बात होगी आगे चल के तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो इंश्योरिंग द क्वालिटी इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये होल अथॉरिटी का काम है पूरा का पूरा, हर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। सिस्टम दैट इंश्योर दैट ऑल प्रोसीजर्स आर इम्प्लीमेंटेड थोरोली, यानी कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ये बताए आपको कि जो प्रोसीजर्स हैं उनका वास्तव में सच्चाई के साथ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, प्रॉपर उनकी ऑडिटिंग हुई है, और प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस जो हैं वो किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा टाइम टू टाइम ऑडिट भी होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये 12 चैप्टर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, तो एक जरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका ले लीजिए। सारे के सारे जो 12 चैप्टर्स की मैं बात कर रहा था जिनके अंदर कई सारे सेक्शंस हैं उनकी बात कर लीजिए। पहले चैप्टर तो हम लोगों ने काफी हद तक पढ़ रखा है, प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस कई सारी हमने देख रखी हैं, तो इन डेफिनेशंस को आप जरूर देखिए,
जो वीडियो 1 से लेकर वीडियो 5 या 6 तक आपको डिलीवर की गई हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSS के बारे में पहली जो वीडियो हमने बनाई है उसमें सब कुछ दे रखा है एज ए इंट्रोडक्शन, यानी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो हमने आपके लिए पहली पार्ट में बना रखी है। फिर जनरल प्रिंसिपल्स हैं फूड सेफ्टी के, 3rd चैप्टर। देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको यहाँ पे 3 बताऊंगा, उनको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 4th चैप्टर जनरल प्रोविजंस एज टू फूड या प्रोहिबिशन प्रोविजन रिलेटेड टू इंपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये आ भी सकता है और आपको कहीं लिखने को या कहीं इन्वॉल्व करने को मिल जाए तो इसको भी इन्वॉल्व करिएगा कि प्रोविजन रिलेटेड टू इंपोर्ट, इंपोर्ट का जो प्रोविजन है वो किस चैप्टर में इन्वॉल्व किया गया है, 5th चैप्टर में। तो इंपोर्ट किस में है, 5th चैप्टर में है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज टू फूड सेफ्टी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट, 7th चैप्टर। देखिए मैंने आपको क्या बताया, 5th चैप्टर बताया है, 7th चैप्टर बताया है। एनालिसिस ऑफ फूड लैब्स, सैंपलिंग एंड पब्लिक एनालिस्ट, 8वां। 9वां इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, 3 हो गए। एक और ध्यान रखिएगा अभी, ऑब्जेक्शन और एंड फूड सेफ्टी अपील्स ट्रिब्यूनल, 10वां। और फिनेंस अकाउंट्स ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स, 11वां। 10वां 11वां बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि 5, 7 और 9 इनको तो आप ध्यान ही रखिएगा। मैं फिर से बता दूं 5वें में क्या है, 5वें में है प्रोविजन रिलेटेड टू इंपोर्ट, यानी 5वां इंपोर्ट से रिलेटेड है। 7वां जो है वो इन्फोर्समेंट एक्ट से रिलेटेड है। 9वां जो है वो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज से रिलेटेड है। अगर आप वायलेट करते हैं FSS रूल को या फिर FSSAI के स्टैंडर्ड्स को तो क्या वायलेशंस हैं और क्या उनके पेनल्टीज हैं, ये सब किस में डिफाइंड है, ये 9वें चैप्टर में डिफाइंड है। तो ये 3 तो काफी इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट, इन्फोर्समेंट और पेनल्टीज। अब 10वें 11वें की अगर मैं बात करूं तो एब्जुडिक्शन ऑफ फूड सेफ्टी अपील्स ट्रिब्यूनल, यानी एब्जुडिक्शन किस में इन्वॉल्व है, 10वें चैप्टर में। और फिनेंस अकाउंट्स जो और ऑडिट रिपोर्ट जो होती हैं वो 11वें चैप्टर में है। तो अगर आपसे ऑडिट के बारे में बात करता है या रिपोर्टिंग के बारे में बात करता है तो ये किस में है, 11वें चैप्टर में है। तो 5, 7, 9, 10, 11 में फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5वां इंपोर्ट, 7वां आपका हो गया इन्फोर्समेंट एक्ट, 9वां हो गया आपका ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, 10वां जो हो गया वो एजुडिक्शन ऑफ फूड सेफ्टी, और 11वां जो हो गया वो हो गया अकाउंट्स ऑडिट एंड रिपोर्ट्स। इन 5 चीजों को आप ध्यान रखिए। और फास्टैग में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना इससे ज्यादा कुछ है फास्टैग में समझने के लिए। हाँ, अभी मैं 2 वीडियोस आपको और दूंगा इस पर, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं आपको पूरी समरी समझा के दूंगा, यानी स्टार्टिंग से जितने रूल्स हैं, हालांकि वो 1 घंटे की वीडियो होगी, वो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, तो उसको देखना मत भूलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा समरी इंट्रोडक्शन होगा, पूरा FSS से लेकर लास्ट तक। तो सब कुछ इस 1 घंटे की वीडियो में आपको मिल जाएगा। और अगर डिटेलिंग चाहिए तो ये सारी वीडियोस आप देखना मत भूलिए। तो पार्ट 1 to 7 ये जितनी सारी वीडियोस मैंने आपको दी हैं, जिसमें डेफिनेशंस भी हैं और फूड इनिशिएटिव्स मैंने 6th वीडियो में बना रखा है, और 7वीं वीडियो ये जो है ये आपका फास्टैग से रिलेटेड है। तो एक समरी की वीडियो इसके बाद डालूंगा और एक और वीडियो दूंगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक वीडियो जो आपको मिलेगी वो लास्ट वाली एक टेस्ट के रूप में मिलेगी, जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे। तो 25 तारीख तक आपका ये सारा जो प्रोग्राम है ये मैं कंप्लीट करा दूंगा। बची अब जो 5 दिन के अंतर्गत, उसमें मैं आपको कुछ वीडियोस दूंगा जो आपकी प्रेस राइटिंग पे होगी और फिर लेटर राइटिंग पे होगी। तो ये दोनों वीडियोस भी आपको यहीं पे मिल जाएंगी। तो 30 तारीख तक आपका इतना कोर्स मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। तो अगर और कोई सजेशन या सजेस्ट करना चाहते हो आप तो मुझे फीडबैक के रूप में कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।